प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। दो फैसले इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं। एक फैसला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरफ से आया है इस्लामाबाद में, जहां पर तहरीक इंसाफ दरख्वास्त लेकर गई थी वारंट मुअत्तली के हवाले से, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल साहब ने फैसला दिया है कि इमरान खान साहब को कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा और जो वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया। और जो फैसला लिखा है उसमें बड़ी सिग्निफिकेंट बातें की हैं, वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरी तरफ एक फैसला हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट का है। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में ये मामला है, फवाद चौधरी साहब की दरख्वास्त है और उसमें कल तक के लिए अगेन कार्रवाई करने से रोका गया है, किसी भी किस्म का ऑपरेशन करने से रोका गया है। सो एक तरफ जो है ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए गो अहेड भी है इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से, और दूसरी तरफ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से कार्रवाई रोकने का हुक्म भी है। तो इस वक्त जो है वो कोई ऑपरेशन तो नहीं हो रहा है इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन बहरहाल कानूनी तौर पर अगर हम सेशन कोर्ट को देखें तो हो भी सकता है, उनको गिरफ्तार किया भी जा सकता है, क्योंकि टेक्निकली लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाई करने से रोका है, गिरफ्तार करने से तो उन्होंने भी नहीं रोका। लेकिन यहां लगता यह है कि इमरान खान को अगर गिरफ्तार करना है तो उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिस तरह से 2 दिन हमने देखा है जो कि अनसक्सेसफुल रहा है। तो इमरान खान साहब जो कि परसों पेश होना चाहते हैं अदालत में, उनके लिए कल का दिन कैसा गुजरेगा, ये एक और अहम सवाल है। एक जो है वो और अहम मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि पुलिस ने जो कुछ किया है उसको उन्होंने आज करार दिया है कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और मोस्ट लाइकली वो इस मामले को जो है वो अदालत में लेकर जाना चाहते हैं और वो भी इस पर बात करना चाहते हैं। तो हालात किधर जा रहे हैं? इकोनॉमी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जाकर डिस्कस करेंगे कि IMF की डील क्यों नहीं हो पा रही, लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से के लिए हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, माहिर आइन और कानून हैं, JUI के साथ आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब। अंदलीब अब्बास साहबा हमारे साथ मौजूद होंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। एक तो सबसे पहले ये समझा दीजिए कामरान मुर्तज़ा साहब के एक तरफ सेशन कोर्ट का हुक्म है, जो वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त है वो मुस्तरद हो गई है, और दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने कल तक के लिए कार्रवाई से रोक रखा है और कल दोबारा इसकी हेयरिंग होगी। तो इस वक्त टेक्निकली जो है वो इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं। इस दोनों फैसलों को मिलाकर हम कैसे पढ़ेंगे? उसमें ऐसा है कि ऑपरेशन जो चल रहा था और जिसमें वो मुकाबले की फजा बन गई थी, उससे रोका। एक चीज़ आपको समझाऊं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे तो उनको एक दफ़ा गिरफ्तारी उनकी होनी थी, तो उनको बाकायदा जो है वो SP साहब ने जो है वो एक ख़त लिखा और ख़त में जो है ना उनको कहा कि जी आपकी जो है ना बड़े अदब से एहतराम से कि जी आपकी गिरफ्तारी जो है ना इस तरह से मतलूब है। तो उन्होंने जवाब में ख़त लिखा कि जी, या वो कासिद को भिजवाया, जो कुछ PPN कह लीजिए, जिस तरह से भी कह लीजिए, और उन्होंने कहा कि जी मुझे 1 घंटा दरकार होगा, और उस घंटे में जो है ना उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो अपना जो उनकी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें थी वो उन्होंने इकट्ठी की और देन जो है वो फिर तैयार हो गए और उनके साथ चले गए। एक तो ये तरीका है कि जो आज तक जो गिरफ्तारियाँ जो पॉलिटिकल लीडर्स की होती थी वो आम तौर पे इसी तरह से होती थी और वो गिरफ्तारी दे देते हैं, कोई एक्सेप्शंस हैं तो वो अलग से थोड़ी बहुत होंगी। इवन शेख मुजीब साहब जब गिरफ्तार हुए थे तो उनके पास भी ऑप्शन थे, मगर उन्होंने वो ऑप्शन जो है ना वो इस्तेमाल नहीं किए थे और गिरफ्तारी दे दी थी। अब ये अगर गिरफ्तारी दे देते हैं तो वो वारंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, मगर अगर वो घर के अंदर अगर इंटर होना है तो वो फिर इंटर नहीं हो सकते। जहाँ पे मुकाबला खुदा न खास्ता कोई ऐसा हो, पुलिस वर्सेस जो है ना PTI वर्कर्स जो है ना वो इसमें जिस तरह से हो रहा था उस तरह की कोई बात हो तो वो फिर जो है ना वो पर कामरान साहब इसमें 2 चीजें हैं। एक तो अंडरटेकिंग का जिक्र है, तहरीक इंसाफ के वकला का ये मानना है कि जब कोई शख्स अंडरटेकिंग दे देता है तो उसके बाद जो है वो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और दूसरा वो उनकी तशरीह यह है कि वारंट गिरफ्तारी को जब सर्व करना होता है तो वो वापस आपने आके श्योरिटी लेनी होती है कि क्या आप इसमें अदालत में पेश होंगे, क्योंकि उस दिन जिस दिन उसको पेश होना होता है उस दिन उसकी हाजिरी अदालत में यकीनी बनानी होती है, चाहे उसके लिए गिरफ्तारी क्यों ना करना पड़े। और वो कहते हैं कि 4 दिन पहले ऑपरेशन किया गया है, तो आज अगर आप गिरफ्तार कर लेंगे तो 4 दिन रखेंगे कहाँ, क्योंकि आपने तो 18 तारीख को जाके अदालत में पेश करना है। तो इसकी ट्रू सेंस क्या बनती है ये जो वारंट सर्व करने की, कि अदालत में उसकी हाजिरी को यकीनी बनाना है या ये गिरफ्तार करना है चाहे 4 दिन पहले क्यों ना कर लें? ये ऐसा है कि जो कुछ हुआ वो दुरुस्त नहीं हुआ।
वो गलत तरीके से हो रहा है, और या तो जो मेरा अपना मानना है कि या तो इसके पीछे जो है ना बड़ा फुलिश एक्ट है, या फिर कोई स्मार्ट किस्म की जो है ना वो फिर कोई और बात होगी। ये है जो प्रोसेस इशू हुआ ये उनको उनकी अटेंडेंस को प्रिक्योर करना है। और ये भी तहरीक इंसाफ के जो दोस्त ये कह रहे हैं कि जी नहीं, वो जो सिर्फ जमानत दे देंगे वो गलत कह रहे हैं, वो ठीक नहीं कह रहे। कोई बेलेबल वारंट नहीं है, नॉन बेलेबल वारंट है, क्योंकि उससे पहले तकरीबन दर्जन भर जो है ना वो पेशियों पे इमरान खान साहब नहीं गए हैं, तो वो इसलिए नॉन बेलेबल वारंट जो है वो इशू करना पड़ा। मगर इसके बाद जो है ना वो कई सवाल जो है ना वो यहाँ पे उठते हैं। एक सवाल ये है कि वो जिस तरीके से जो कुछ किया गया आईजी और बाकी पुलिस फोर्स वो ले जाने की जरूरत नहीं है। होता ये है कि अगर कोई नॉन बेलेबल वारंट भी हो तो वो मुतलका थाने को भिजवा दिया जाता है, और मुतलका थाने का SHO जो है वो जाके उसको एग्जीक्यूट करवा लेता है। इसके लिए इतनी ये लंबा चौड़ा जो है ना खुशखती की जरूरत नहीं थी। दूसरा सवाल ये आएगा कि अगर गवर्नमेंट ने इतना जो है ना इतनी खुशखती कर ली है, ये तो प्रोसेस के लिए है, प्रोसेस इशू हुआ है। अगर फर्ज करें गिरफ्तार करके पेश कर दिया, बिल्कुल गिरफ्तार कर सकते हैं, ये उनको जो नॉन बेलेबल वारंट है ये उनका हक है कि गिरफ्तार करके पेश कर सकते हैं। मगर जब पेश कर देंगे तो कोर्ट दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन फिर बेल लेके छोड़ देगी, तो फिर इसके लिए पूरे मुल्क को इतने हैजान में डालने की क्या जरूरत है। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मैं एज ए लॉ स्टूडेंट जो है ना वो मैं फॉलो नहीं। मुझे ये दो लाइनें मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जफर इकबाल साहब ने आज डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने जो ऑर्डर लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि जो दरखास्त मुअत्तल की है, वारंट मुअत्तली की, उसमें वो कहते हैं कि कीपिंग इन व्यू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएटेड बाय द एप्लीकांट, he has lost some of the normal rights granted by the procedural as well as substantive laws, and he has to actually surrender before the court due to his defiance of court process. वो कहते हैं अब हालात इस तरह के हैं कि अब चूंकि एप्लीकांट ने जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा कर दी है, तो वो नॉर्मल राइट्स का हक जो है वो खो चुका है एप्लीकांट, और अब उसको एक्चुअली सरेंडर करना पड़ेगा अदालत के सामने। तो ये सिचुएशन इमरान खान पर तो एक और एक तरह से इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को क्रिएट किया। जज साहब का फैसला मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। शुक्रिया असद। सबसे पहली बात तो यह है कि 82 केसेस है, आपको पता है, और उनके अंदर वो केसेस भी शामिल हैं जिसमें आपको याद होगा कि वो बेचारा स्पेशल चाइल्ड जिल्ले शाह, उसको इन्होंने क्या कहते हैं आपके कैमरों के जरिए मार मार के और इनके डॉक्टरों के बकौल 26 जगह उसको चोट आई हुई थी तशद्दुद की वजह से, और 1.5 घंटा वो गायब रहा। पुलिस वैन लेके गई और उसके बाद उसकी लाश मिली, और उल्टा इल्जाम लगा दिया इमरान खान पे, यास्मीन राशिद पे, जिसको कि अभी वो दोबारा अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कि जी इन्होंने उसको मारा है जी। और अभी मैं बात खत्म नहीं कर रहे थे, 302 का पर्चा लगा दिया, आपको याद है ना, कत्ल का। और उसके बाद अगले दिन कहा कि नहीं वो तो कत्ल हुआ ही नहीं, वो तो एक्सीडेंट से मरा है। और वो जो एक्सीडेंट की फुटेज है जो सेव सिटी वाली, वो आज तक नहीं आई, वो कहीं भी नहीं आई, लेकिन उल्टा पर्चा हम सब पे कर दिया हुआ है। तो आप इस हुकूमत को, मतलब इस वक्त एक इंटरनेशनल अप्रोर है, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, यूनाइटेड नेशंस, US सेनेटर्स, हर बंदा, क्या अल जजीरा, क्या BBC, हर बंदा जिसने ये सारी चीजें देखी हैं वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत खत्म हो गई है। माइकल कुगलमैन, जो कि नॉर्मली बड़ा क्रिटिकल होता है हमारे बारे में, उसने कहा कि डेमोक्रेसी का बेड़ा मसला ये है कि जब आप ये फैसला घर में बैठ के करेंगे कि ये पॉलिटिकल केसेस हैं, इसलिए इनको आम केसेस की तरह डील नहीं किया जा सकता, तो ये चीज़ तो आपको बहरहाल अदालत ही में जाके साबित करनी है, वहीं पर बताना होगा ना कि ये पॉलिटिकल केसेस हैं। अगर आप कानून पर अमल घर बैठकर ये सोचकर नहीं करेंगे कि ये पॉलिटिकल केसेस हैं, और घर में फैसला कर लेंगे कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था और ये तशद्दुद किया गया है, तो फिर अदालतों की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहेगी, तो फिर हर फरीक अपना फैसला अपने घर में कर लेगा। असद, मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी इस पे। इमरान खान साहब 82 मुकदमात में तकरीबन हर मुकदमे पे गए,
जब तक कि उनको गोलियां नहीं मारी गई। जब गोलियां मारी गई तो ऑब्वियसली वो 3 महीने डाउन हो गए। और जब ये अदालत का केस आया, इमरान खान साहब उस दिन 4 अदालतों में पेश हो, 3 अदालतों में हुए, चौथी ये वो अदालत है जो आपको याद है कि 2 दफा यहाँ असैसिनेशन हुई है और यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मतलब वो तो आमने सामने थे, लेकिन हमें पहले से इतला थी, जो कि हमने पहले बता दी हुई थी कि इनका प्लान ये है कि उस अदालत में मारेंगे, और ये इतला ऐसी नहीं है। पहले भी जब इनको गोलियां मारी गई, हम पहले बता चुके थे टीवी पे और पब्लिक में और मीडिया में कि एग्जैक्टली ये होगा, और वही हुआ। तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला होता है, उनकी टांगों को 4 गोलियां लगती हैं, उनको वीडियो की फैसिलिटी नहीं दी जाती। जो उनका कातिल है, जो कि खुद मान चुका है कि उसने कत्ल किया है, कत्ल करने की कोशिश की है, उसको कि जी उसकी जान खतरे में है, उसको वीडियो की फैसिलिटी दी जाती है। तो हम तो इंसाफ मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि खान साहब को आप सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड करते। आपने खुद देखा कि सारी पुलिस गायब हो जाती है, बत्तियां बुझ जाती हैं वहां। मतलब इसका मतलब क्या है? अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हमें पता है, इतला है कि जी ये इनका प्लान है, और हम कहें नहीं जी ठीक है, हम प्लान पे जाएंगे, मरते हैं तो मरने दो। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना। ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, और अगर नहीं करती तो फिर ऑब्वियसली हम ऐसी जगह जाके क्यों अपने लीडर को एक्सपोज करें। सही है, बिल्कुल ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर ये पॉइंट ऑफ व्यू अदालतें नहीं मान रही। अब आमिर लियास राना साहब, एक इमरान खान साहब ने आज एक ट्वीट की है, सिचुएशन चूंकि बहुत टेंस है इस वक्त और कोई रास्ता ऐसा लगता है सुझाई नहीं दे रहा। इमरान खान जहां जहां बात करना चाहते हैं वो खामोश हैं, और पॉलिटिकल फोर्सेज जो हैं वो उनसे बात करने के लिए आज से पहले तैयार नहीं थे। लेकिन ये ट्वीट जो है इसकी तशरीह मैं चाहता हूँ आप ज़रा कर दीजिए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की, मुफादात और जमहूरियत के लिए मैं किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूँगा। इस ज़िम्न में मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ और इस जानिब में हर कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। ये किसी से भी से लगता है कि उन्होंने पॉलिटिकल फोर्सेस को भी इसमें अब शामिल कर लिया, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तो वो पहले ही तैयार थे। जिनसे तैयार नहीं थे वो सियासी कुव्वतें थीं और वो समझते थे कि ये चोर हैं, डाकू हैं, इनसे बात नहीं हो सकती, और ये एनआरओ मांगते हैं, इनको एनआरओ नहीं दूंगा। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं आपके, मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ? देखिए, वैसे एक पाकिस्तान के इतने सियासी मकबूल लीडर हैं, उनकी तरफ से इस तरह की ऑफर को खुशामदीद कहना चाहिए। शहबाज शरीफ ने भी आज सेनेट में यही बात कही है। लेकिन इशू है बदएतमादी का, कि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है, क्या वो वही है जो हम और आप समझ रहे हैं, या ये किसी से भी बात करना वही है जो सदर मुमलिकत का पैगाम पब्लिक हुआ कि आर्मी चीफ से उन्होंने कहा कि आप इमरान खान से मिल लें, और उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म से मिल लें, और उन्होंने वो इनकार कर दिया। और उसका जवाब फवाद चौधरी साहब ने फिर दिया कि ना ऐसी कोई बात की गई, ना ऐसा मैसेज किया गया। उसके बाद से सदर भी खामोश है। हालांकि सदर साहब को वजाहत कर देनी चाहिए कि क्या उन्होंने ये ऑफर इमरान खान साहब की तरफ से आर्मी चीफ को खुद की थी या पूछ के की थी, क्योंकि ये जो होता है ना यू टर्न, उसमें आके सारी एम्बिग्विटी फंस जाती है। बात करने के लिए कौन सा चैनल है जो बंद है? पॉलिटिकल लीडर्स हैं सारे के सारे, रोजाना टॉक शोज में भी बैठते हैं, मिलते हैं, टेलीफोन पे सबके राब्ते रहते हैं आपस में। कोई ये मैं ऑडियो लिख के नहीं बात कर रहा, ये सामने की बात है कि सब सियासतदान एक दूसरे से बात करते हैं, गमी खुशी में शरीक भी होते हैं। लेकिन सियासी महादराई इस कदर शदीद हो चुकी है कि सब डरते हैं। जैसे यास्मीन राशिद साहिबा की सदर मुमलिकत के साथ एक ऑडियो आई है सामने, और उसमें वो कह रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब से बात कर लें, जिससे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पीटीआई में बात करना चाहते हैं, और कुछ वो लोग हैं जो बिल्कुल बात करने के लिए खान साहब को तैयार रहने के लिए, मनाने के लिए तैयार नहीं है। वहां पे आ जाता है कि जी क्या आपने फिर जमान पार्क को नो गो एरिया बना दिया, हालांकि नो गो एरिया सिर्फ अल्ताफ हुसैन का 90 वाला एरिया था। तो पाकिस्तान के सियासी लीडरों को उस महादराई पे नहीं जाना चाहिए, ना हुकूमत को जाना चाहिए कि इस कदर तेजी आए। अब उसके अंदर क्या मसला है? मसला ये है कि बदएतमादी अदालतों के अहकामात ना मानने पे हुई। अगर अंदलीब साहिबा ये कहती हैं कि उनके लीडर को जान का खतरा है, तो उसमें गलत क्या है? हमला तो हुआ है, लेकिन उस वक्त इनकी हुकूमत थी, सिक्योरिटी इनकी अपनी जिम्मेदारी थी, सब कुछ इनके अपने पास था। उसका जो लैप्स है उसकी जिम्मेदारों को इन्होंने क्या किया? अगर परवेज इलाही साहब और मुन्नस इलाही साहब ये इंटरव्यू में कहते हैं कि हमने इन्हें कहा था अपनी मर्जी का SHO लगा लें और पर्चा दर्ज करा लें, उस पर भी बदएतमादी और फिर एक सीधा सीधा एस्टैब्लिशमेंट पे फिर नाम आगे लोगों के,
आज आपको ढूंढना ये है कि कितना करीब ला सकते हैं कि जो इमरान खान साहब का मकसद है और होना भी चाहिए कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए और जमहूरी अंदाज से आगे चले और जिसको लोग वोट दें वो जीत के इक्तदार में आ जाए। लेकिन ये जो सिलसिला इस वक्त शुरू हुआ है सर, लेकिन ये इस वक्त स्ट्रैटेजी, आमिर लियाज़ साहब, आपको ये स्ट्रैटेजी क्या नजर आती है हुकूमत की स्ट्रैटेजी? क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसके पीछे वफाकी हुकूमत है इस ऑपरेशन को करने में, क्योंकि हुकूमत ये कहेगी कि ये तो निगरान हुकूमत, पंजाब में तो निगरान हुकूमत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, खुद अभी आपने सुना कि कामरान मुर्तज़ा साहब, जिनका ताल्लुक एक PTI की मुखालिफ सियासी जमात के साथ है, वो कह रहे हैं गैर ज़रूरी तौर पर एस्केलेशन हुई है और वो ये समझते हैं कि ये वारंट को सर्व करने का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी फोर्स लगाकर और हेलीकॉप्टर्स लाकर आप किसी शख्स को गिरफ्तार 4 दिन पहले कर लें अदालत में पेश करने के लिए। तो ये अगर किया गया है और इसके पीछे सियासी जो है वो फ़ायदा देखा गया होगा, तो सियासी फ़ायदा किसी को हुआ है ये करने का? यानी अगर PDM की जमातें इसके पीछे हैं या उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, जैसे कि बयानात आ भी रहे हैं, तो फ़ायदा क्या उठाया उन्होंने? असद साहब जो इमरान खान के मुखालिफ हैं वो कुछ छुप के तो नहीं कर रहे मुखालिफत। मरियम नवाज के बयानात सबके सामने है ना। तो कोई चीज, कोई इरादा ऐसा नहीं है जो आप ये कहें कि जी ये तो ऑडियो पकड़ी गई, वो जलसों में बात कह रही हैं। लेकिन इशू ये है कि जब एक पुलिस इस्लामाबाद की एक वारंट लेके आती है, शिबली फराज साहब कहते हैं वो मौजूद नहीं है, आपको क्या जरूरत है कि आधे घंटे के बाद आप सामने वहीं पे तकरीर कर रहे होते हैं। तो ये कानून का मुंह चढ़ाने के मुताबिक होती है एक लीडर की तरफ से जो कहते हैं कि अमीर और गरीब सबके लिए कानून एक होना चाहिए, अमीर और गरीब का पाकिस्तान एक जैसा होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और तहरीक इंसाफ। वहां पे आप बिट्रे कर रहे हैं बेसिकली उस अदालत को जिसके लिए आप हाई कोर्ट भी गए, आपने टाइम लिया। उस अदालत का कहना है मैंने कई दफा इनको रास्ता दिया, अब इनको आना, आज जो सख्त वर्ड्स आपने फैसले के पढ़ के सुनाए। अब मुझे ये बताएं कि जब पुलिस वाले आए वो कोई मुसल्ला तो नहीं आए, बातचीत भी हो सकती थी और उन लोगों को 2-3 लोगों को ले जाके इमरान खान के सामने बिठाया जा सकता था। अब उस पे ऊपर एक सवाल हो सकता है कि जी इतने लोग, इतने नहीं, DIG जा रहे हैं, पहले भी एक SP आए थे, वो शिबली फराज से मिले, इमरान खान साहब उनको कहते हैं कि जी मैं आ रहा हूँ। जब आप आ ही नहीं रहे और लोगों को, अब आप ये नहीं कोई कह सकता कि जी ये आज खुद आए, लोगों को बुलाया गया, ट्विटर पे बाकायदा, मैं सोशल मीडिया पे एक पूरी मुहिम चली। अब आज उसका क्रेडिट PTI के अपने सोशल मीडिया के हैंडलर्स ले रहे हैं कि जी ये वो बंदा है जिसने 1 घंटा इसको रोका। क्या ये सिचुएशन दोनों तरफ से नहीं हो सकती थी? मुर्तज़ा साहब अगर एक कानूनी बात कर रहे हैं तो सियासी पहलू ये भी है कि फिर ये बिठा के बात हो सकती थी। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हो चुका और बहुत बुरा हुआ। इससे नुकसान वो होना है जो इमरान खान साहब इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। वो यास्मीन राशिद साहिबा ने भी कह दिया, खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा कुछ हो जाता, अब पेट्रोल बम तो नहीं चलाए, पेट्रोल बम ट्रेंड लोग चलाते हैं, उसके लिए सोशल मीडिया पे क्या वो नहीं आए कि जनाब इस तरह बनाया जा सकता है, इस तरह चल सकता है, और वो चलते हुए दिखाए गए। आप मुझे बताएं कि इससे फायदा पॉलिटिकली PTI को क्या हुआ? इससे इलेक्शन इनका दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। सही है, जो चीजें बिल्कुल ठीक है। ये तो अंदीप साहब से इसका जवाब लेते हैं। आमिर साहब बिल्कुल सही वैलिड क्वेश्चंस आपने उठाए। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लूँ और फिर मैं कामरान मुर्तज़ा साहब के सामने ये सिचुएशन रखना चाहता हूँ कि इमरान खान ने बहरहाल अब सेशन कोर्ट में पेश होना है परसों, और उसमें जो उनकी कंसर्न्स हैं, क्या वो जायज़ कंसर्न लगते हैं और क्या कानून में कोई गुंजाइश मौजूद है कि उनकी बात मान ली जाए कि वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जगह तब्दील कर दी जाए, मैं पेश होने के लिए तैयार हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, वज़ारत दाखिला ने इमरान खान को बताया है कि उनकी जान को ख़तरा है, और उनकी जान को ख़तरा है भी क्योंकि एक हमला उनके ऊपर पहले हो भी चुका है। अब अगर वो इस कंसर्न का इजहार कर रहे हैं कि मेरी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और जिस जगह पर मुझे भेजा जा रहा है या पेश होने के लिए कहा जा रहा है अदालत में, वहाँ पर उनकी जान को ख़तरा हो सकता है क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी को इंश्योर करना मुश्किल काम है, और फिर कोई सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी नहीं कराएगी इमरान खान को कि आप पेश हों, आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। ऐसे में उनका ये मुतालबा कि उनकी जगह तब्दील कर दी जाए और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मुतालबा क्या आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त है और आईन और कानून में गुंजाइश मौजूद है कि उनकी ये बात मान ली जाए और उनके सिक्योरिटी का जो कंसर्न अपने बारे में वो जाहिर कर रहे हैं उसको संजीदा लिया जाए?
देखिए, अगर सिक्योरिटी कंसर्न उनको हैं तो वो तो ये सारे का सारा जो है ना वो डाल दे गवर्नमेंट पे कि आप मुझे सिक्योरिटी दें, और वो सिक्योरिटी देखिए, गाड़ी जिस गाड़ी में उनको ले जाया जाना है या जिस गाड़ी में उन्होंने पेश होना है वो बुलेट प्रूफ नहीं, वो बम प्रूफ भी हो सकती है। वो बम प्रूफ गाड़ी मंगवाएं, गवर्नमेंट के पास मौजूद होती हैं इस तरह की गाड़ी, और वो उनको अब ये कोर्ट की जगह जो है ना कोर्ट की सिटिंग चेंज कर देना उसके लिए जो है ना, ये मेरा ख्याल है गैर मुनासिब मुतालबा है उनका। इसके पीछे शायद कोई उनके जहन में ऐसी बात होगी कि वो जज बदली करना चाह रहे होंगे, या फिर एक जो चीज़ जो माजी से नज़र आ रही है कि वो 12 पेशियाँ मतलब तकरीबन वो पेश नहीं हुए, तो वो किसी तरह से मजीद डिले करना चाह रहे हैं इस हवाले से, और यही इम्प्रेशन अभी तक बना है। कोई ऐसा प्रेसिडेंट कामरान साहब मौजूद है कि एक जज साहब एक अदालत में जो बैठते हैं वो किसी और जगह पर जाकर समाअत कर लें, यानी टेम्परेरी तौर पर उनकी जगह तब्दील कर दी जाए? जैसे हमने लाहौर में जब शहबाज शरीफ साहब का केस FIA का चल रहा था तो मुतअद्दिद मकामात पर वो अदालत तब्दील होती रही, शिफ्ट होती रही, और वो मुख्तलिफ जगहों पर पेश होते रहे। कभी मॉल रोड पर गए, कभी वो चुबुर्जी के पास पेश होते रहे। 3-4 मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने अपनी FIA के केस में उनकी जगह बदली गई है। सिक्योरिटी की वजह से नहीं, वो अदालत के अपने मामलात की वजह से बदली गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या साइल की दरखास्त पर जगह बदली जा सकती है? कोई प्रेसिडेंट है इसका? नहीं, उसमें मैं आपको बताता हूँ ना, ऐसा होता है कि जब कोई कस्टडी में हो, फर्ज करें कि कोई कैदी ऐसा है कि या उसकी जान को खतरा हो सकता है, कैदी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जो कस्टडी में हो, कि उसकी जान को खतरा हो, या फर्ज करिए कि उसकी आने की वजह से कोई मिसहैप होने का अंदेशा हो, तो ये जेल ट्रायल होते हैं, जजेस चले जाते हैं, जाके जेल में चला लेते हैं। तो ये तो हमने देखा है इसमें। बाकी अगर हाई कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट के पास और सर है ये कि वीडियो की पेरेंट्स की परमिशन कब मिलती है किसी शख्स को? उसका क्राइटेरिया क्या है कि एक बंदा कहे जी मैं वीडियो पे अपनी हाजिरी दे दूंगा, किसको मिलती है किसको नहीं मिलती? इसका कानून क्या है? नहीं, देखिए, नहीं, उससे पहले इंडाइटमेंट होनी है, और इंडाइटमेंट के लिए जो है ना वो मुनासिब तरीका यही है कि वो आमने सामने पेश हों, और उसके बाद जो जब इल्ज़ाम आयद करना, इंडाइटमेंट को आप इस तरह से कह लीजिए, चार्ज फ्रेम होना। जब चार्ज फ्रेम होगा तो उनके सिग्नेचर्स भी उस पर होंगे। वो अगर एडमिट करते हैं उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो उसमें कोई ऐसी बात करते हैं जिसमें डिफेंस जो है ना उनके ऊपर जो ओनस उन पे शिफ्ट करता है, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो डिनाई करते हैं, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो वो साइन होंगे। इंडाइटमेंट के लिए तो कम से कम जरूर पेश होना चाहिए और होता है। उसके बाद फिर आगे अगर कोई अपनी एक्सप्लेनेशन दे, उसके बाद ये सहूलत मिल सकती है ना, वो इंडाइटमेंट तक मामले को नहीं लाना चाहते। मैं नहीं सुन पाया। हाँ, वो चाहते हैं कि फर्द जुर्म आयद ना हो। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही है सर। फर्द जुर्म आयद ना हो, वो उसी को डिले कर रहे हैं। जिसमें वो कहते हैं कि मैं तो तैयार था गिरफ्तारी देने के लिए, लेकिन कारकुनों ने मुझे गिरफ्तारी देने से रोक दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं जब यहां से तैयार था, मैंने कहा मैं अब जाता हूं, पुलिस को पकड़ाता हूं। वो सारे ने दीवार बन के खड़े हो गए कि नहीं आपने नहीं जाना, ये आपको तशद्दुद करेंगे, मार देंगे, जहर दे देंगे जेल में। वो खड़े हो गए सारे, और जो वो लड़े हैं, मैं आपको बताऊं, इतनी पुलिस बंदूकें चला रहे हैं। वो बेचारी समाबिया, वो देख रहे हो औरत आ रही है, निशाना लेके उसके ऊपर वो कारतूस चलाता है। यानी ये किधर होता है ऐसे? अनलीब साहब, पार्टी के अहम तरीन फैसले क्या कारकुन करते हैं? इमरान खान ये फैसला कर रहे हैं कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं ताकि ये किसी का खून ना बहे, इतना हंगामा ना हो, लेकिन कारकुनों ने मना कर दिया तो इमरान खान बाज आ गए। फैसले कारकुन कर रहे हैं? असद, आपको कोई शक है कि ये पिछले 6 महीने से रोज बैठ के कहते हैं कि इमरान खान को खत्म कर देना है? परसों राना सनाउल्लाह ने, जिनके खुद नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुए हुए, वो तो गिरफ्तार नहीं होते। ये वो राना सनाउल्लाह हैं जिनकी CV माशाल्लाह सबसे एक्सपीरियंस कातिल के तौर पे उभरती है। इन्होंने 17 कत्ल किए, चौधरी शेर अली जो इनकी पार्टी के लोग हैं, और उन्होंने टीवी पे आके एक एक बंदे का नाम भी लिया हुआ है। फिर मॉडल टाउन माशाल्लाह एक और बड़ा CV इनका जबरदस्त है, 100 बंदों को गोलियां मरवाई हुई हैं। गुल्लू भट्ट की पूरी ट्रेनिंग इन्होंने की हुई है। तो इन्होंने आके कहा कि जी इमरान खान को हमने इस पाकिस्तान से पाक करके खत्म कर देना है, एंड ये इस फितने को कुचल देना है। रोज वो ये कहते हैं। एक और खान साहब ने जिनके नाम लिए और कहा कि ऐसे होगा, बिल्कुल वैसे ही हुआ जब पहली दफा। वो तो अल्लाह की तरफ है। देखिए, बात क्या है कि आप
एट द एंड ऑफ द डे तो अल्लाह ताला है, लेकिन आपने खुद भी तो कुछ करना है। मैं आपको बता रही हूं, मैं भी वहां थी, हम सब ने ये कहा कि हमें पता है कि खून के प्यासे हैं, क्योंकि बकौल खाकान अब्बासी के परसों भी और उससे पहले नवाज शरीफ भी कि 71 के बाद आज तक कभी इलेक्शंस जो हैं वो साफ नहीं हुए, हमेशा फिक्स्ड होते हैं। 4 दफा ये आए हुकूमत में और अब खुद मानते हैं कि चारों दफा फिक्स्ड होके आए। तो होता पहले यही था कि ये मिल मिला के धांधलियां करके आ जाते थे। जब 17 जुलाई हुआ, 16 अक्टूबर हुआ और ये जामपुर हुआ, तो इसमें इन्होंने 13 पार्टियां इकट्ठी हुई, सारा पैसा, सारी ब्यूरोक्रेसी, सारी इस्टेब्लिशमेंट सब इकट्ठी हो गई, उसके बावजूद फेंटा लगाया अवाम ने। उसके बाद ये अफोर्ड नहीं कर सकते इलेक्शन। इनको पता है कि जो मर्जी कर लें, इस वक्त अवाम खड़ी है। चलिए अंदीप साहब, वे फॉरवर्ड क्या है? इनको पता नहीं, सुन ले अदालत में जिस अदालत के बारे में अपने तहफ्फुज़ात का इज़हार इमरान खान ने किया है, उसी अदालत में परसों पेश भी तो होना है ना। अब अगर आपको लगता है कि इमरान खान के खून के प्यासे हैं, तो वो तो फिर हैं, फिर परसों कैसे जाएंगे आप? देखिए, ये तो जिसको कहते हैं ना कि यही तो हम बात करें। एक वो था जो कि झूठा इश्तिहारी भगौड़ा कॉन्विक्ट मुल्ज़िम मुजरिम गीदड़ उठ के भाग गया और स्टैम्प पेपर लगा के, और उसके बाद वो इटली नजर आता है, जिनीवा नजर आता है, रेस्टोरेंट्स में बैठा हुआ है और वो कहता है जी मेरी जान को खतरा, मैंने नहीं आना। और उस पर अदालतें कहती है कि जी इसकी जान की गारंटी दे। जान की गारंटी तो किसी की नहीं होती, राइट। एक ये बंदा है जो यहाँ मतलब खून बहा चुका है अपने मुल्क के लिए और फिर भी खड़ा है। अब आप जानते बूझते कि जी पता है कि क्या प्लान है। सिक्योरिटी की बात करें, आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट में जैसे ही गए सारी पुलिस गायब हो गई, आपको पता है सारी बत्तियां उड़ गई, पूरा प्लान सबके सामने है। हमें पता है कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि जो इन्होंने काले करतूत किया, मैं आपको एक साफ बात बताती हूँ। रोक के रखा हुआ ना, तो इमरान खान ने रोक के रखा हुआ है। आज इमरान खान को कुछ अल्लाह माफी दे, कुछ ये उठा लेंगे। लोगों ने वहां जो सारे लोग हैं बाहर, जो इन्होंने हशर किया लोगों के बच्चों का, भूख का, जो ये अयाशियां खुद कर रहे हैं, जो सामने नजर आ रहा है कि इनके वजीरों ने गाड़ियां तक वापस नहीं की, पूरे अखबार भरे हुए इनकी अयाशियों से। उन्होंने ये कहा है कि एक एक का नाम, एक एक की शक्ल, एक एक की बोटी नहीं छोड़ेंगे हम। तो हमने रोक के रखा हुआ है कि मत करो ऐसे, अनारकी होगी। ये आप भूल जाएं। रिमेंबर द फेस, रिमेंबर द नेम। उन्होंने अपने ये मोबाइल फोनों पे एक एक शक्ल हाइफ्ज की हुई है जो टीवी पे आती है, और सबके कच्चे छठे, कौन किसके साथ है, क्या कर रहा है, कितनी अय्याशियां कर रहा है, कितने टैक्स पेयर के पैसे खा रहा है। मरियम एक काउंसलर न्यूज की क्या हैसियत है? वो 18 गाड़ियों की प्रोटोकॉल लेके लोगों के पेट काट के जो भूखे से मर रहे हैं, करोड़ों रुपए का प्रोटोकॉल ले रही है। हु इज शी? होती कौन है? वो कहां से आई है? वो क्यों लोगों का रोज चोरी करके डाके मार के यहाँ बैठी होती है? लोगों को पता नहीं है। लोगों को पता है। ये जो सारे बैठे हुए उनको डिफेंड करते हैं। साहब, मसला ये है कि इनको भी नहीं बख्शेंगे। ऐसा लगता है कि हर तरफ से एक डेडलॉक है और कोई रास्ता मिल नहीं रहा। आमिर इलियास राना साहब, मसला यह है कि अब इसका कोई रास्ता तो निकालना है ना। इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो गया, लेकिन एक तासुर आम यह है कि जितनी खराबी हो रही है ये इसलिए की जा रही है कि इलेक्शन ना कराना पड़े और इलेक्शन जो है वो उसको आप इल्तवा में डाल दें। ये हल कैसे निकलेगा? अगर मान लीजिए कि इलेक्शन नहीं होता, 2-4 महीने आगे भी चला जाता है, हल तो फिर भी जाके इलेक्शन की सूरत में निकालना पड़ेगा, या कोई और हल है सियासी जमातों के जहनों में कि वो हल निकलेगा तो बचत हो जाएगी? क्या होगा? देखिए, जो बातें यहाँ हो रही हैं कि टीवी पे जो आएगा, जो डिफेंड करेगा, जो होगा, धमकी लगाई जा रही है ना, यहाँ पे ये सियासत नहीं हो रही। हमारी बात जो नहीं मानेगा उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने, तो बात तो इतनी की हो रही है ना। तो ये कौन सी जमहूरियत है जिसके लिए ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि जो कुछ हमारे लिए है, जैसे अंदलीप साहिबा ने अभी 3 इलेक्शंस की मिसाल दी। मैं आपको देता हूँ 2016 आजाद कश्मीर का इलेक्शन। अगर आपको याद हो, नवाज शरीफ 1 महीने के लिए वहां लंदन में थे, हार्ट का ऑपरेशन हुआ और वो इलेक्शन से 1 दिन पहले आए। यहाँ सब के सब अंदाजे गलत हुए और लोगों ने स्वीप करा दिया। जब इमरान खान और बिलावल दोनों मोदी का यार नवाज शरीफ को कह रहे थे, दोनों आजाद कश्मीर में कंपेन कर रहे थे और ये हार गए।
मैं आपको बताऊं, उसके बाद आरटीएस का वजूद में आया। हो ये तो हमारे अंदाजे से खिलाफ हो जाएगा। जो आज अंजलीब साहिबा को अपने वोट नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, उस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन इनका काम ये है कि धमकियां लगाने की बजाय वो रास्ता इख्तियार करें जिससे ये इलेक्शन ले लें। लेकिन ये जो रास्ता ले रहे हैं, जो बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, मुझे तो इलेक्शन नजर नहीं आ रहा। मुझे बड़ी क्लियर है इस बात में कि इस पहले ही लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से फौज ने भी कह दिया हमारे पास बंदे नहीं है, इंतजामिया पंजाब की भी कह चुकी, केपी की पहले कह चुकी, और अब शेड्यूल जब वो देंगे उसके बाद उनके आईजी और सीएस को बुलाया जाएगा, फिर वहां का पूछा जाएगा। होना ये चाहिए कि पीटीआई की वो क़यादत जो इस वक्त, लेकिन आमिर साहब आपको नहीं लगता कि यही सारे हालात में पहले इलेक्शंस होते रहे हैं? ये इलेक्शन ना कराने का फैसला अगर किसी इंतजामिया ने कर लिया है तो ये जो बहाने हैं, ये तो पहले भी नफरी की कमी होती है, कोई ना कोई मसला पहले भी होता है, सिक्योरिटी की सिचुएशन इससे वर्स्ट रही है जब इलेक्शन हो जाते हैं। तो क्या इन बुनियादों पर, और फिर ये सारी बुनियादें तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आई थी, इसके बावजूद फैसला आया कि 90 दिन में इलेक्शन करें, तो क्या मतलब इलेक्शन अगर नहीं करने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन फील्ड है, तो क्या होगा फिर, क्या रास्ता है? देखिए मैं आपको बताऊं, 2/3 अक्सरियत नवाज शरीफ के पास भी थी, 2/3 अक्सरियत वाले भुट्टो भी थे। हमें वो सारी चीजें और वो सिचुएशन सामने रखनी चाहिए। हम आज डिजिटल मीडिया ले लें, कभी सिर्फ बीबीसी होता था, ठीक है, उस वक्त अखबारात भी कंट्रोल होते थे, तब भी मर्जी चलती थी, आज भी वो मर्जियां दो टकराने की तरफ जा रही हैं। भला ये होगा कि आप रास्ता बोलें जिससे आपका जमहूरी अमल आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या नहीं आया था कि पंजाब में बल्दियाती इदारे बहाल हैं? 7 महीने वो बहाल रहे और किसी ने बहाल नहीं किए। वो तौहीन अदालत नहीं थी? जब वो लोग सारे तौहीन अदालत के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते थे तो वहां पे भी केस नहीं लगता था। हमें सब चीजों को एक दूसरे के साथ मिला के देखना। सियासी क़यादत वही होगी अच्छी जो मिला के, जैसे आज इमरान ने ऑफर किया, अपने लोगों की टीम बना दे कि ये मेरी टीम है, ये बात करने के लिए तैयार है पीडीएम की क़यादत से। जब आप कहते हैं चोर डकैत से बात नहीं करूंगा, पहले आपकी डिक्टेशन थी कि मुझे इलेक्शन की डेट दे, मैं तब बात करूंगा, नहीं ले सके ना आप डेट, क्या हुआ? इतना टाइम गुजर गया ना, अब भी वक्त है। मैं बिल्कुल सिंसियरली ये मशवरा दूंगा पीटीआई की उस क़यादत को जो चाहती है इलेक्शन की तरफ जाया जाए, जहां शाह महमूद कुरैशी खड़े हुए हैं, जहां चौधरी परवेज इलाही मौजूद हैं, कि इन लोगों को आगे करें और इलेक्शन का रास्ता हमवार करें। जितनी आप लड़ाई की तरफ जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे, इलेक्शन आपको नहीं मिलेगा। और मुझे इलेक्शन होता हुआ इस वजह से नजर नहीं आ रहा कि अगर आप सिर्फ इसी जोन में रहे कि जी हम ठीक है, चलिए देखिए कि अगर होता है तो कैसे होता है इलेक्शन, और नहीं होता तो उसके लिए क्या अदालती रास्ता कौन इख्तियार करता है। बहुत शुक्रिया आमिर रियाज राना साहब, अंदीप अब्बास साहबा, मुर्तज़ा साहब का अपना। मुर्तज़ा साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी सर्व कराने का मतलब ये नहीं होता जो पुलिस ने लिया है, और जो रास्ता इख्तियार किया गया है ऐसा कभी भी नहीं होता। जाके एक शख्स जाता है, कोई भी थाने से एक बंदा जाता है और वो जाकर वारंट देकर आ जाता है, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर यह तमाशा खड़ा किया गया। ये कामरान मुर्तज़ा साहब की राय है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। देखने की कोशिश करते हैं कि IMF अब क्या रुकावट है। IMF के तमाम शराइत मान ली, अब इसहाक डार साहब कह रहे हैं एक शर्त और लगा दी गई है, वो शर्त क्या है और क्या उसके बाद पैसे मिल जाएंगे, और जब पैसे मिल जाएंगे तो फिर मसला हल हो जाएगा। पेट्रोल की कीमतें यहाँ पर फिर बढ़ा दी गई हैं, जबकि आलमी मंडी में 5% कीमतें गिरी हैं। तो क्या हो रहा है जो पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हारून शरीफ साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब। जो इसहाक डार साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी है या वजह बयान की है कि IMF का प्रोग्राम क्यों डिले का शिकार हो रहा है, एक और कंडीशन का वो जिक्र कर रहे हैं जो IMF की तरफ से लगाई गई है। ज़रा देख लीजिए, मैं नाज़रीन को दिखा देता हूं कि वो कंडीशन क्या है जो IMF चाहता है कि आप ये पूरी करें तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। सुनिए इसहाक डार साहब ने क्या बताया। The delay is not on the part of the government of Pakistan. It has been extensive engagement, unusual, too lengthy, too long, too demanding, but we have completed everything. At the time of previous reviews, certain friendly countries have made commitments
to bilaterally support Pakistan. IMF is now asking that they should actually complete and materialize those commitments, and I can assure this House, the moment it is done and staff level agreement is signed, I will make sure that this, together with MEFP, is put on the website of Pakistan. फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं उन्होंने जो पाकिस्तान की मदद के लिए आईएमएफ के मुआहदे के बाद आना है, वो अपनी जो है वो श्योरिटीज दें कि वो पाकिस्तान की मदद करेंगे आईएमएफ के इस मुआहदे के बाद, और इस गारंटी के बाद आईएमएफ रकम जारी करेगा। हारून शरीफ साहब, इस कंडीशन को आप कैसे देख रहे हैं? क्या यह मुश्किल है, क्या यह मुमकिन है, और क्या ये पहले भी इस तरह की कंडीशन लगी है, और इन हालात में ये क्यों जरूरी है जो आईएमएफ चाहता है? जी बहुत शुक्रिया खान साहब। देखें, इस वक्त जो सैड सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो इदारे हैं जिनके साथ हम डील करते रहे हैं, वो हमारे नंबर्स पर और हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम मैनेज कर लेंगे कमिटमेंट्स, उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आईएमएफ ने पहले इनसे कहा था कि हमें सिर्फ इंडिकेशन दीजिए इन राइटिंग कि वो ममालिक आपसे ये पैसा कमिट कर रहे हैं। अब जो मुझे समझ आया है कि अब आईएमएफ ने देखा है और उसमें अनश्योर हैं कि शायद वो पैसा डिले हो जाए या रोल ओवर ना हो पाए, तो अब वो कह रहे हैं कि पहले मटेरियलाइज कीजिए इस डील को, कंफर्म डील हमें दिखाएं तो हम इसको अपने बोर्ड के अंदर ले जा पाएंगे। देखिए, जो आईएमएफ का हमारा डीलिंग ऑफिसर होता है, उसने अपने बोर्ड को मुतमईन करना है टेक्निकल तौर पे कि पाकिस्तान ने जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स दी हुई हैं कि हमें इतना रेवेन्यू आएगा, इतनी हमारी ये डिपॉजिट्स आएंगे, इतनी हमारी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, तो वो उसमें कोई गैप ना रह जाए। तो ये जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है, क्या पहले भी होता रहा है, इसका मेरा जवाब ये है कि जी बहुत सालों से जब हम आईएमएफ के पास जाते रहे हैं, तो उसका हमने अपनी एक सियासी लेवरेज का या जियोपॉलिटिकल लेवरेज का बहुत इस्तेमाल करके वेवर्स भी लिए हैं, रिलैक्सेशंस लिए हैं। गालिबन ये पहला मौका है, हम बिल्कुल प्योर, हमें टेक्निकल मेरिट पर देखा जा रहा है और क्लियरली हमारी इकोनॉमिक टीम उसके ऊपर स्ट्रगल कर रही है। जितना ये डिले हो चुका है, उससे एतमाद का लेवल दोस्त ममालिक में और कम हुआ है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और कम हुआ है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम उनके साथ इन टच रहें, उनको इंश्योर करें कि हमारे पास कोई गेम प्लान जो है वो सॉलिड है और उसको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। और हारून साहब, क्या दोस्त ममालिक की कोई रिलक्टेंस होगी इस शर्त को पूरा करते हुए, क्योंकि उनकी शायद ख्वाहिश ये थी कि पहले आईएमएफ आ जाए फिर हम आगे बढ़ें। अब उन्हें भी इस बात का यकीन नहीं है कि आईएमएफ आ रहा है या इसके बाद भी कोई और कंडीशन लगाएगा, तो दोस्त ममालिक की हिचकिचाहट जो है वो मुतवक्के है। जी देखिए, गुज़श्ता 4-5 बरस में दोस्त ममालिक का जो रिस्क है पाकिस्तान के ऊपर इन टर्म्स ऑफ जो उनकी पैसा हमारे बजट में आया है, वो अनप्रेसिडेंटेडली हाई है। अगर आपको याद हो, पहले एक पेरिस क्लब के हमारे बायलैटरल लोन हुआ करते थे। इस वक्त पेरिस क्लब के लोन्स हमारे दोस्त ममालिक, खासतौर पे चीन और सऊदी अरब से अगर हम कंपेयर करें तो 1/3 से भी कम रह गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो इन्हिसार है चीन के कर्जों के ऊपर और सऊदी अरब के कर्जों के ऊपर बहुत बढ़ चुका है। जब इन्हिसार बढ़ जाता है, जो वेस्ट के ममालिक जब हमें कर्जा देते हैं इस तरह का या डिपॉजिट्स रखते हैं, डिपॉजिट तो वो रखते नहीं, कर्जा देते हैं बायलैटरल, तो उनके पास टूल हैं कि उनके पास मल्टीलैटरल इदारे हैं जो उनके पैसों के ऊपर नजर रखते हैं और पाकिस्तान का एनालिसिस करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। ये जो हमारे ममालिक हैं, इनके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि जी आप पहले आईएमएफ की श्योरिटी दें हमें कि जी वो आपको वॉच कर रहा है, आपके साथ एंगेज्ड है और सेटिस्फाइड है, ताकि हम अपना पैसा डाल सकें। देखिए, ये जो हम बार बार उनके पास रोल ओवर के लिए जा रहे हैं, और आपने शायद अभी सुना हो कि जो चीन ने डिमांड की है $1.6 अरब की, जो उनकी कंपनियां हैं पावर की, उनके वो पैसे ड्यू हैं। अब एक मुल्क के पास डॉलर्स की इतनी सख्त कमी है, लेकिन जो कमर्शियल आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ऑनर कीजिए।
अब यहां पर पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में फंसता चला जा रहा है, और इस IMF के प्रोग्राम के बाद भी ये हालात में मुझे कोई बहुत सब्सटैंशियल तब्दीली नहीं दिखाई दे रही। तो चीन के साथ कैसे डील करेंगे 1.6 अरब डॉलर के मामले को, हारून साहब? और अगर इस वक्त जो पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं वो चीन ही से आने वाले पैसों के बाद 4.3 बिलियन डॉलर हुए थे, तो अब 1.6 निकल जाते हैं तो फिर तो हम फिर डेड लेवल पे आ जाएंगे, ये क्या होगा? जी देखिए, जो चीन के साथ हमारी डीलिंग है, मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पा रहा, लेकिन चीन का अब हमारे ऊपर जो कर्ज है डायरेक्ट बजट में और ये IPPs वगैरह के ड्यूज मिला के ये तकरीबन 30 अरब डॉलर के आसपास जा पहुंचा है। अब जब 30 अरब डॉलर्स में से अगर आप उनसे रोल ओवर भी मांग रहे हैं और मजीद पैसा मांग रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जो हमारी कमर्शियल कंपनियां हैं जिन्होंने IPPs लगाए हुए हैं, आप उनके पैसे को तो ना रोकिए, और जो हमसे आपने मदद लेनी है उसको आप दोनों को लिंक ना करें। देखिए ना, अगर आप चीन से पकड़ के उनका ही पैसा वापस दे देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो कारखाने कमा रहे हैं पैसा, उनसे तो पेमेंट नहीं हो पा रही। इस वक्त इन्वेस्टर को उन्होंने ये बताना है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है रिटर्न उससे आ रहा है। अब ये एक सूरत हाल हमारी बड़ी चिकन एंड एग की हो गई है, लेकिन मैं अभी भी इस चीज में पुरुमीद हूं कि अगर IMF का हमारा अप्रैल के पहले हफ्ते की बोर्ड मीटिंग में चला जाता है और पाकिस्तान बायलैटरली खास तौर पे चीन के साथ बैठ के अपनी डेट के ऊपर एक प्लानिंग करता है और हम उनको वैलिड ऑप्शंस देते हैं कि जनाब हमें समझ आ रही है कि हमारी एक्सपोर्ट्स ओवरनाइट डबल नहीं हो जाएंगी, लेकिन हम आपको एसेट्स में स्टेक देने पे तैयार हैं, शेयर्स देने पे तैयार हैं, हमें एक वैरायटी ऑफ डीलिंग करनी पड़ेगी खास तौर पे चीन के साथ, अदरवाइज दुनिया का एतबार हमारी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी पर इसी तरह का रहेगा और प्रेशर्स बढ़ते चले जाएंगे। जी सही है, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन मसला यह है कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमने IMF की सारी शराइत पूरी कर दी हैं, लेकिन IMF की जो चीफ हैं उनकी बातों से लगता है कि नहीं, उनके कंसर्न्स इसके अलावा भी हैं जो आज हमें इसहाक डार साहब ने बताएं। IMF की जो चीफ हैं वो ये कह रही हैं सर कि गरीबों को सब्सिडी देनी चाहिए, मगर पाकिस्तान को जो है वो ज़रूरी इक़दाम उस हवाले से करना चाहिए। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? हम पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, बार बार सुनते ज़रूर हैं, हम बार बार सुनते ज़रूर हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत जो मोटरसाइकिल के वाले हैं या रिक्शा सवार हैं उनको जो है वो हम इसमें सब्सिडी देंगे, लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम हमारे सामने आ नहीं सका। जी असद साहब, देखें, ये जो क्रिस्टलिना जो जीवा है, ये मेरी फॉर्मर कॉलीग भी हैं, बहुत अच्छी जानने वाले भी हैं। मैं इनको पाकिस्तान को समझती हैं, मैं ही इनको पाकिस्तान यहाँ पर लेकर आया था, मिलवाया भी था। देखिए जब हम लोग ये सब बात कब से कर रहे हैं, उन्होंने तो ये बात अब की है कि हमें टारगेटेड सब्सिडीज पर जाना है और अमीर की सब्सिडीज को घटाना है। अब इसके अंदर कोई ऐसी इकोनॉमिक रॉकेट साइंस की बात नहीं है जो हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप हमारे बयानात सुने सियासी, और ख़ास तौर पे मैं आपको भी कोट करता हूँ हमारे फॉरेन मिनिस्टर का बयान कि हम डिसअपॉइंटेड हैं कि IMF डिले कर रहा है, हम सैलाब से हिट हुए हैं। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि वो सिंपथी की बेस पर या हमारी पॉलिटिकल स्टैंडिंग की बेस पर ये अब चीजें नहीं होंगी। दुनिया तब्दील हो चुकी है, वेस्ट जो है एक रिसेशन में जा रहा है, अमेरिका के अंदर एक बैंक फेल हो चुका है। इन हालात के अंदर हमें एक्सपेक्ट करना कि हमें कोई आउट ऑफ द वे सोल्यूशन दिया जाएगा, हमें कुछ रिफॉर्म तो खुद से करके दिखानी चाहिए। देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा प्रेशर मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं उसका गरीब पे पड़ रहा है, उसका मिडिल क्लास के ऊपर पड़ रहा है जिनकी फिक्स्ड इनकम है। 40% जिस मुल्क में इन्फ्लेशन होगी, इसका मतलब है आपकी फिक्स्ड इनकम 40% सालाना कम हो रही है। अब आपको जब उसको कंपनसेट करने के लिए आपको जो एक पेटनेज के ऊपर एक तबका चला आ रहा है उसकी मराहत खत्म करनी पड़ेंगी, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस खत्म करने पड़ेंगे। कोई पैसे जो हैं ये डॉलर्स जो हैं दरख्तों से तो नहीं आएंगे। जब तक हम अपने इखराजात कम करके ये सब्सिडीज को इन तबकात की तरफ करके डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते, तो मैं इसमें इंटरनेशनल इदारे हमें ठीक पुश कर रहे हैं कि आप अपना तौर तरीका बदलिए। मसला ये है कि इस वक्त पॉलिटिक्स जो है काफी अरसे से इट डोमिनेट्स इकोनॉमिक्स, इनफैक्ट ट्रम्प्स इकोनॉमिक्स इन पाकिस्तान। अभी भी आप देखिए कि अभी 90% जो आपका मीडिया है, हमारा मीडिया और हमारे पॉलिसी मेकर्स या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस,
फोर्सेस, वो सब सियासी पावर प्ले पर हैं। ये जो मैं और आप इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, इसके ऊपर डिबेट सीरियस लेवल पर बहुत कम है। हम जो है जब तक ट्रांजैक्शंस को डेमोस्ट्रेट नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम IMF की लिस्ट में 40 अगर ममालिक का प्रोग्राम चल रहा है तो वी आर वन ऑफ दोज। हम कोई तरजीही मुल्क नहीं है और हमें जितनी जल्दी हम इसको समझ लें बेहतर। हाँ, अब स्पेशली अब तो तरजीही मुल्क नहीं है, बिल्कुल सही है। इस अच्छा हारून साहब, ये अभी इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो कम हुई हैं, 5% डाउन हुई हैं और इस वक्त जो है वो लोएस्ट प्राइस पे आया हुआ है $73.6 पर बैरल। और पाकिस्तान में कल फिर जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। तो हम आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट करें कि जो अभी ये जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस कम होंगी या IMF की एग्रीमेंट की वजह से हमें लेवीज मुसलसल बढ़ानी पड़नी है और ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान में फिर भी बढ़ेगा डिस्पाइट के पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस इस जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें कम हुई हैं? देखिए, 2% हमारी GDP ग्रोथ की प्रोजेक्शन है। उस प्रोजेक्शन का एक तो पॉजिटिव इन ए वे एक्सटर्नल अकाउंट पे ये पहलू है कि हम कम ऑयल वगैरह इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब हमें बिजली की ज़रूरत और कारखानों में कम पड़ेगी क्योंकि ग्रोथ बहुत कम है। लेकिन 2% ग्रोथ के ऊपर वो हमारे रेवेन्यूज टैक्स के नहीं आ पाएंगे जो हमने कमिटमेंट की हुई है IMF को कि हम इतना टैक्स इकट्ठा करेंगे। और वो जो एजम्पशन थी वो तकरीबन 4% इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर थी। अब जब वो नहीं आ पाएंगे तो मेरा सवाल ये है कि हम वो पैसा कहाँ से रेज करेंगे। इवेंचुअली हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे जा रहे हैं, इवेंचुअली हमने यही यूटिलिटीज की कीमतें बढ़ा के अपना जो है किटी पूरा करनी है। हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हम वो रेवेन्यू बढ़ाते जाएं या हम अपने खर्चे कम करें। मुझे जहां तज्जुब ये हो रहा है कि आपने पढ़ा होगा, सुना, ऑस्टेरिटी कमेटी भी बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक कोई नंबर नहीं दिया गया कि इतने बिलियन की रिडक्शन हम कर रहे हैं। अभी तक पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट है कि जी आप बेल्ट टाइटनिंग कर लें, इकोनॉमी क्लास में जाया करें। देखिए, दुनिया इस तरह की बातें अब नहीं मानती है। दुनिया कहती है आप बताएं कि आप 100 अरब रुपया बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। अगर बचाएंगे तो आपने कितने डिपार्टमेंट बंद किए हैं, क्या आपने पर्क्स खत्म कर दिए हैं, क्या आपने अपने ये सड़कें फ्लाईओवर बनाने बंद कर दिए। हमें कुछ कॉन्क्रीट गेम प्लान गालिबन हुकूमत के पास शायद हो, लेकिन अगर होता जो कि हम दुनिया को नहीं दिखा पा रहे अभी तक और IMF को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। हारून साहब, बहुत प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।